तो इन टुडे टॉपिक विल स्टार्ट एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज एटॉमिक नंबर। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जेड से। जेड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर किसने हमें बता के दिया? तो एटॉमिक नंबर हमने मोस्ले ने दिया। मोस्ले ने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया जिसपे एक्सरे और एटॉमिक नंबर के ऊपर बार बार कोलिजन करवा रहा था। अलग अलग एटॉमिक एटम्स ले रहे थे और उसके ऊपर एक्सरे का बम्बारमेंट करवा रहा था। उसके बाद उसको उस एक्सरे का फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में एक रिलेशन मिला। क्या रिलेशन मिला? तो रूट अंडर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ए जेड माइनस बी, जहां न्यू क्या है? न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, ए और बी क्या है? कांस्टेंट, और जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। समझ में आया क्या? तो ये मोस्ले को क्या मिला? एक इक्वेशन मिला। तो एटॉमिक नंबर में हमें मोस्ले इक्वेशन पढ़ना है। तो ये तुम्हें याद होगा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में स्टार्टिंग में टीच किया था। समझ में आया क्या? ये राइट डाउन हो गया? लिखा क्या सबने? पढ़ाते समय लिखना है। हो गया? राइट डाउन हो गया क्या सबको ऑनलाइन? चलो ठीक है। तो अब इसके ऊपर मोस्ले का इक्वेशन तो हमें मिल गया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बनाना है। तो हमें क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ले का। तो क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमें पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो राइट डाउन हेडिंग, फाइंड द ग्राफ, फाइंड द ग्राफ, फाइंड द ग्राफ रूट अंडर फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड। हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना होगा। और ध्यान रखना, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। और ग्राफ इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि यहां से जब न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है तो इस ग्राफ के थ्रू हम ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम एक न्यूमेरिकल्स तुम्हें देंगे और इस ग्राफ के ऊपर देंगे, तो ध्यान से समझना। तो हमें किसके बीच में ग्राफ बनाना है? रूट अंडर फ्रीक्वेंसी और जेड के बीच में। ग्राफ बनाने के लिए कोई ना कोई तो वैल्यू होना चाहिए ना। तो हम इस ग्राफ को क्या करते हैं? स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के साथ कंपेयर करवाते हैं। स्ट्रेट लाइन में ये x है और ये y है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के लिए इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू mx प्लस y क्या है? y एक्सिस। और m क्या है? स्लोप। और स्लोप बोले तो, और x क्या है? और व्हाट इज c? c क्या है? y इंटरसेप्ट है। अब देखो ध्यान से, कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो सबसे पहले हम लाइन कहां से स्टार्ट करें? तो लाइन को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास तीन पोजीशन है। या तो मैं y एक्सिस का ये पॉइंट ले लूं, या तो मैं ओरिजिन ले लूं, या तो मैं निगेटिव पॉइंट ले लूं। y एक्सिस से ही स्टार्ट करेंगे ना, कि y वर्सेस हमें x के बीच में बनाना है। तो y का वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। जीरो आएगा तो हम ओरिजिन से पास करवाएंगे, और नेगेटिव आएगा तो यहाँ से पास करवाएंगे। इसका मतलब यही c हमें इंडिकेट करेगा कि हमें ग्राफ का पॉइंट कहाँ से इनिशियल, मतलब इनिशियल पॉइंट कहाँ है, कहाँ से हम स्टार्ट करें। तो ये c बताएगा, c y इंटरसेप्ट बताता है। और ये वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये वैल्यू जीरो भी हो सकता है, और ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है ना। तो पहले पॉइंट में हमें c y इंटरसेप्ट के पीछे पढ़ना है कि y इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है या जीरो है।
सेकेंड, हमें स्लोप के बारे में मालूम करना है कि स्लोप क्या है। अब मान लो यहां से हम अपवार्ड भी जा सकते हैं और डाउनवार्ड भी आ सकते हैं, तो स्लोप बताएगा कि अपवार्ड जाना है कि डाउनवार्ड जाना है। मतलब सबसे पहले हमें इनिशियल पॉइंट को लेना है और उसके बाद हमें क्या लेना है, अपवार्ड जाना है कि डाउनवार्ड जाना है। तो डाउनवार्ड और अपवार्ड के बारे में कौन बताएगा, स्लोप। अगर ये स्लोप निगेटिव हुआ तो डाउनवार्ड जाएंगे, अगर ये स्लोप पॉजिटिव हुआ तो अपवार्ड भागेंगे। तो कुल मिला के स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में हमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला ये और दूसरा ये, y इंटरसेप्ट और स्लोप। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए। जब भी तुम स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बनाओ ना तो ये दो चीजों को जरूर ढूंढो उसमें। अब मैं इसको क्यों बना रहा हूं, तो इस जो इक्वेशन है वो मोसले के इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करवाएंगे, क्योंकि मोसले का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इस ग्राफ से हम उसको कंपेयर करवाएंगे। कैसे, तो मोसले का जो इक्वेशन है वो क्या है, रूट अंडर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ए जेड माइनस बी। अब ये x के बदले रूट अंडर फ्रीक्वेंसी है और सॉरी y के बदले, और x के बदले z है। तो हम क्यों ना इस फॉर्मेट में इसको लाने की कोशिश करें। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट फॉर्मेट में हो और डायरेक्ट नहीं भी हो। एक बार कंपेयर कर लेते हैं। ये y है, बिल्कुल y है। m और x, ये तो x है लेकिन mx नहीं दिख रहा है, तो हम mx के फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे। कैसे, तो हम इसको क्या करेंगे, यहां पर रूट अंडर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे a और z माइनस a और b। अब एक बार हम देखते हैं कि हमारा फॉर्मेट बना या नहीं बना। तो दिस वन इज y, दिस वन इज y इक्वल टू दिस वन इज m और दिस वन इज x। फॉर्मेट बन गया ना हमारा, ये m का जगह ले लिया और ये x का जगह ले लिया, और प्लस c है लेकिन यहां पर माइनस ए बी है। इसका मतलब y इंटरसेप्ट क्या है, निगेटिव, क्योंकि c के बदले क्या है, माइनस ए बी। तो जैसे ही हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लाया तो हमारे को c मिल गया, और c का वैल्यू दिस वन इज y इंटरसेप्ट। और हमने बोला भी था कि पहला y इंटरसेप्ट पता करो, तो हमें पहला y इंटरसेप्ट मालूम चल गया, और y इंटरसेप्ट का जो वैल्यू होता है c, वो वैल्यू होता है माइनस ए बी। यानी ये वैल्यू क्या है, निगेटिव है। y इंटरसेप्ट बोले तो c बोले तो माइनस ए बी। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि लाइन कहां से पास होगा, यहां से। पास नहीं मतलब इनिशियल पॉइंट हमारा ये हमने चुन लिया है। कोई इतना डाउट है, क्या क्या हुआ, सिंपली हमने इसको y इक्वल टू mx फॉर्मेट में लाने की कोशिश किया और हमारा y इक्वल टू mx के फॉर्मेट में आ गया। c हमारा निगेटिव निकला। जो हमने दो पॉइंट्स बोले थे निकालना है वही हमने निकाला। अब अपवार्ड जाना है कि डाउनवार्ड जाना है, इस बारे में कौन इंडिकेट करेगा, m। तो सेकेंड हमारा है m इक्वल टू a बोले तो स्लोप, स्लोप बोले तो tan थीटा, और इसका वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव। a का वैल्यू निगेटिव नहीं आएगा। इसका मतलब सबसे पहले मोसले का हमने इक्वेशन लिया, मोसले के इक्वेशन में y इक्वल टू mx प्लस सी पे सेट करने की कोशिश किया, ये सेट भी हो गया। फिर हमने c ढूंढा और m ढूंढा। तो दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक आपको स्लोप ढूंढना है m, और आपको ढूंढना है c, यानी y इंटरसेप्ट ढूंढना है। तो हमने दोनों ढूंढ लिया। c क्या बोल रहा है, निगेटिव होगा, हमने पॉइंट इंडिकेट कर दिया। और m क्या बोल रहा है, पॉजिटिव, यानी हमें कहां जाना होगा, हमें अपवर्ड डायरेक्शन में जाना होगा, और हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो दिस वन इज ए ग्राफ ऑफ मोसले इक्वेशन, ठीक है। और ये है थीटा। अब ध्यान से सुनना, जब ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया और अगर थीटा का वैल्यू न्यूमेरिकल में हम आते हैं, न्यूमेरिकल में गिवन होगा, जैसे 45 डिग्री है, तो हम a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, a इक्वल टू स्लोप, यानी tan थीटा इक्वल टू m,
और m बोले तो a बोले तो स्लोप। यानी आपको उस मोसले इक्वेशन में a का वैल्यू निकालना है तो बहुत सिंपल है। क्या, अगर वो क्वेश्चन में ग्राफ बना के दिया है और tan थीटा लिखा है तो हम थीटा लिखा है तो tan थीटा का वैल्यू से हम a का वैल्यू निकाल देंगे। तो a का वैल्यू कैसे निकालोगे? a का वैल्यू निकालते समय दिमाग में बिल्कुल टन टन होना चाहिए, tan थीटा निकालेंगे। समझ में आ गया ना? tan थीटा निकाल दो, a का वैल्यू निकल जाएगा। a बोले तो स्लोप, स्लोप बोले तो tan थीटा, tan थीटा बोले तो a का वैल्यू। समझ में आ गया ना? तो a का वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a? tan थीटा। कोई डाउट है तो पहले इतना ग्राफ को ड्रॉ करो, फिर हम एक न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। किसी को डाउट है ऑनलाइन? तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमने किसका हेल्प लिया? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? m क्या है, c क्या है, तो हम उसको क्या करेंगे, उससे कंपेयर करवाएंगे, लेकिन डायरेक्ट कंपेयर नहीं होगा, तो उस फॉर्मेट में लाएंगे। इसलिए हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, उसको फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। समझ में आया क्या? ऑनलाइन ज्यादा समझ में आता है कि ऑफलाइन? क्यों? घर पे वीडियो देखते हुए सो भी जाते होंगे। चलो, तुम लोग मैथ के हो सब? पीसीएम? अच्छे, पीसीएम का ही बैच है ना? 2 पीसीबी का, 3 पीसीबी। ये हो गया। अब ध्यान से देखना। तुम लोग को इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना? फास्ट लेके चले ना, तुम लोग तो पीसीएम को हो, और मैथ में तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तो tan थीटा के वैल्यू से ए निकाल लेंगे। अब ये बताओ y इंटरसेप्ट क्या है? ए बी। तो अगर क्वेश्चन में y इंटरसेप्ट का वैल्यू इंडिकेट करेगा तो दिस वन इज ए बी। अगर ओ y इंटरसेप्ट लिख के देगा कि ए बी का वैल्यू इतना है और ए हम यहां से निकाल लेंगे, तो हम बी निकालने में क्या हो जाएंगे? सक्सेस मिल जाएगा हमें। तो ए और बी आसानी से हम क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। तो ए और बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ग्राफ के द्वारा। कोई डाउट है? तो ए और बी का वैल्यू कैसे निकालोगे? ग्राफ के द्वारा। ए का कैसे निकालोगे? और बी का वैल्यू ए बी के वैल्यू से। ठीक है, अब यहां पर ए और बी ग्राफ से निकाल देंगे। फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा तो जेड निकाल देंगे, जेड दिया जाएगा तो फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे। बरोबर है क्या? तो चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे अवस्थी का लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 27 है। तो इसको हम बनाते हैं। क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है, ग्राफ बना के दिया हुआ है, और ग्राफ बनाने के बाद यहां पर लिखा है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, और इसका वैल्यू लिखा है ओ और एक्स का 1। माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ओरिजिन से नीचे है ना, तो हम मैग्नीट्यूड लेंगे। तो ओरिजिन से नीचे अपने आप इंडिकेट हो गया कौन निगेटिव होगा। तो हम यहाँ ओ एक्स बोले तो ए बी का वैल्यू 1 है, ए बी इज 1। तो ए बी का वैल्यू 1 दिया है और थीटा 45 दिया है, और जेड का वैल्यू 51 है, तो न्यू का वैल्यू क्या होगा? न्यू का वैल्यू क्या होगा?
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यू? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यू? निकालो। न्यू का वैल्यू 7 आया। आए न्यू का वैल्यू 7 आया कैसे? b इक्वल टू +1 लेंगे, -1 मत लेना। यहाँ ए बी का वैल्यू 1 लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, कभी भी साइन के साथ मत लेना। जो निगेटिव इंटरसेप्ट है ना, ये माइनस है, लेकिन ए बी 1 लेना है। कितना आंसर आया? 5√2। मैथ का स्टूडेंट ना। कितना आंसर आया वैष्णवी? बाकी का 5√2। मैथ पढ़े ना। चलो अब यहां से ए का वैल्यू निकालेंगे। ए कौन देता है? tan थीटा। दिमाग में याद रखना है, ए का वैल्यू tan थीटा ही देता है। तो a इक्वल टू एम इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू स्लोप। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan 45 और 1 हो गया। ए बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1। ए 1 है, बी क्या होगा? 1। तो हमें ए और बी मिल गया। तो ए और बी मिल गया तो वैल्यू पुट कर देंगे। √अंडर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू जेड, सॉरी ए जेड माइनस बी। तो ग्राफ बनाने के पीछे पर्पस क्या था हमारा? ए और बी का वैल्यू ग्राफिकल के द्वारा फाइंड आउट करना, डायरेक्ट नहीं दिया जाता है। ए और बी का वैल्यू ग्राफिकल मेथड से निकाला जाता है। तो हमें ग्राफ पढ़ने के पीछे पर्पस यही है कि ग्राफ के द्वारा हम ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट डायरेक्ट कर सके। तो √अंडर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ए का वैल्यू 1 है, जेड का वैल्यू 51 है, -1 है। √अंडर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 50। अब यहां से तुम्हें कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। यहां से अगर x² इक्वल टू 50 है और √अंडर x इक्वल टू 50 है, तो तुम क्या बोल रहे हो? x का वैल्यू कैसे निकालोगे? हाउ टू फाइंड आउट? यहां x क्या आएगा और यहां x क्या आएगा? मैथ का स्टूडेंट हो ना। यहां x क्या आएगा, यहां x क्या आएगा? यहां x आएगा x इक्वल टू √अंडर 50 5√2। तो यहां भी वही आएगा क्या? यहां स्क्वायर करेंगे ना, तो दोनों जगह क्या कर दो, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो √अंडर, समझ में आया कैसे हुआ? तो √अंडर सॉरी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोई डाउट है? ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, sum of number of proton and number of neutron, sum of number of proton and number of neutron, sum of number of proton and number of neutron, sum of number of proton and number of neutron।
इट इज रिप्रेजेंटेड बाई it is represented by a, it is represented by a, it is represented by a इक्वल टू लिख लेना p प्लस n, a इक्वल टू p प्लस n, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अच्छा मेरे को ये बताओ, इसमें एटम तो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स को मास को क्यों नहीं कंसीडर किया जा रहा है? मास क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। समझ में आया क्या? मास कितने टाइम्स कम होता है इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से? 1837 टाइम्स कम होता है। कल याद करके आओ, 1837 टाइम्स मास जो होता है वो कम होता है। मान लो इस रूम में तुम्हें मास निकालना है कि इस रूम में कितना मास है, तो हम अपना मास ऐड करेंगे, तुम्हारा ऐड करेंगे, लैपटॉप, चेयर, फैन सबका ऐड करेंगे। अब मान लो मूंगी है तो मूंगी का भी ऐड करना चाहिए ना, लेकिन हम उसको क्या कर देंगे? नेगलेक्ट। तुम हो 100 kg का और मूंगी है 100 ग्राम के भी नहीं है, तो उसका मास क्या कर देंगे? हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो मूंगी के जैसा ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत ही कम है, 1837 टाइम्स लेस है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, इसलिए हम उसका मास क्या कर देते हैं? नेगलेक्ट कर देते हैं, मूंगी के बराबर है। समझ में आएगा? तो इसलिए हम प्रोटॉन, तो अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्या उसके एटॉमिक नंबर पे और एटॉमिक मास पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इफ एन एलिमेंट लूज देयर इलेक्ट्रॉन देन देयर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास विल बी अफेक्टेड और नॉट? If an element lose their electron, then atomic number and atomic mass will affected or not? एटॉमिक नंबर कौन डिफाइन करता है? प्रोटॉन। और मास कौन डिफाइन करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें तो दोनों में इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट तो है ही नहीं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर लॉस होता है तो मास पे और एटॉमिक नंबर पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा? कॉन्फ़िगरेशन पे। तो नोट डाल के लिखना, इफ एन एलिमेंट लूज देयर इलेक्ट्रॉन, इफ एन एलिमेंट लूज देयर इलेक्ट्रॉन, इफ एन एलिमेंट लूज देयर इलेक्ट्रॉन, इफ एन एलिमेंट लूज देयर इलेक्ट्रॉन और गेन देयर इलेक्ट्रॉन, लूज और गेन दोनों, और गेन देयर इलेक्ट्रॉन और गेन द इलेक्ट्रॉन, then atomic number and atomic mass will not change, then atomic number and atomic mass will not change, then atomic number and atomic mass will not change, then atomic number and atomic mass will not change। देखो इलेक्ट्रॉन को 2 टाइम्स कर दो, 3 टाइम्स कर दो, 4 टाइम्स कर दो, कुछ भी कर दो, लॉस कर दो, गेन कर दो, चेंज नहीं होने वाला है। ना तो एटॉमिक नंबर चेंज होगा और नहीं तो मास चेंज होगा। क्या केवल क्या चेंज होगा? कॉन्फ़िगरेशन। आफ्टर लूजिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन देयर कॉन्फ़िगरेशन विल बी चेंज्ड। समझ में आ गया क्या? तो एक न्यूमेरिकल्स बनाते हैं इस पे। चलो राइट डाउन करना। फॉर ऑक्सीजन atomic number is 8 and mass is 16. For oxygen atomic number is 8 and mass is 16. If number of neutron is halved and number of electron will double, then mass of new oxygen atom will be, पहला ऑप्शन है, ओपन कर देना उसको,
25% डिक्रीज। सेकेंड है 50% डिक्रीज। थर्ड है 75% डिक्रीज। हाँ छोड़, नॉन ऑफ दिस। ऑक्सीजन है और ये क्वेश्चन क्या है, इमेजिनरी क्वेश्चन है, आपको बनाने के लिए दिया गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को आधा कर दिया गया और इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। तो मास में कितना का चेंजेज आएगा, मास में कितना का चेंजेज आएगा। तो मुझे ये बताओ, इस ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है इसमें, 8 है। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। एटॉमिक मास कितना है, 16, और एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, तो P प्लस एन इक्वल टू 16। तो n इक्वल टू क्या होगा, P का वैल्यू 8 होता है, 8। तो ऑक्सीजन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, 8 और 8 है ना। अब उस क्वेश्चन में क्या बोला है, न्यूट्रॉन को आधा कर दिया गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को कितना भी करो कोई मास के ऊपर फर्क पड़ता है क्या, नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स को कुछ भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो नया ऑक्सीजन बना उसके अंदर जो प्रोटॉन होगा कितना होगा, 8, लेकिन न्यूट्रॉन कितना होगा, 4, क्योंकि यहां न्यूट्रॉन 8 है। तो न्यूट्रॉन क्या हो गया, आधा हो गया। इलेक्ट्रॉन्स घटाओ बढ़ाओ कोई फर्क नहीं गिरने वाला है। इसका मतलब P प्लस एन क्या होता है, मास, और ये हो गया 12, यानी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। अब देखो, एटॉमिक नंबर पे न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। एटॉमिक नंबर किससे अफेक्ट पड़ता है, प्रोटॉन से। तो प्रोटॉन तो उतना ही है, उसने तो घाटा बढ़ा है नहीं। इलेक्ट्रॉन्स को आने जाने से मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मास कितना है, 12। पहले ऑक्सीजन था 16, पहले ऑक्सीजन का मास था 16, अब क्या हो गया, 12। पहले 8 और 8 थे, अब 8 और 4 हो गए। तो पहले मास था 16, अब क्या हो गया, 12। तो कितना का चेंजेज आया, डिफरेंस, डिक्रीज इन मास, डिक्रीज इन मास कितना आया, पहले 16 था अब क्या हो गया, कितना का आया। अब परसेंटेज डिक्रीमेंट 4 अपॉन 12 नहीं लेंगे, कितना परसेंट आ गया। तो पहले मास 16 था, अब मास 12 हो गया, 4 का डिफरेंस आया, 4 मास में कमी आ गया, और कितना परसेंट आएगा, 25%। कोई डाउट है तो कल क्या करके लाना है, समझ में आ गया ना। नोट्स कंप्लीट होना चाहिए।